मल्टीनेशनल कंपनियों में निरंतर डायरेक्टर बोर्ड का मीटिंग होता है। क्या होता है? मीटिंग में डिस्कस ये नहीं होता कि इस वर्ष का हमारा बजट टारगेट क्या होगा, ये मीटिंग में नहीं होता। समझो, बिजनेस पैसा इकट्ठा करने का कोई पैसा इकट्ठा करने का विचारधारा वाला विषय को बिजनेस नहीं कहते। अधिक से अधिक रिश्तों को एकत्रित करने को ही बिजनेस कहते हैं, क्योंकि उन रिश्तों से हमको एक्स्ट्रा में जो मिलता है उसमें पैसा भी एक चीज है। बहुत सिंपल बात है कि आप कैसे रिश्तों को एकत्रित करते हो। वो लोग देखो, कोई भी एड देखते हो, उस एड में आपको अपना बनाने का या आपको खींचने के उनके तरीके रहते हैं। उसमें कैसा रहता है, एक एड कैसा है, समझदार लोग ये चीज उपयोग करते हैं। एड कैसा है, समझदार लोग हमारा क्रीम उपयोग करते हैं। तो अगर आप उपयोग नहीं किए तो क्या अर्थ है? क्या अर्थ है? समझदार नहीं है। तो तुरंत उनको लगे कि समझदार में मैं भी हूं तो मुझे ये उपयोग करना चाहिए। तो उसमें कम भाव ज्यादा भाव की बात नहीं वो करते, वो आपको कैसे अपनी तरफ जोड़ सकते हैं ये बात करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात, आप पेपर में देखो कि डाइवर्स कैसे होते हैं। आप पेपर में देखो मर्डर कैसे होते हैं, इसको थोड़ा देखो। पति ने पत्नी का गला घोंट दिया, एक पेपर न्यूज मैंने पढ़ी कि पति ने पत्नी का गला घोंट दिया। कारण क्या? अब गला घोंटा है तो कारण भी तो आया होगा पेपर में। कारण ये है कि रात में घर आया हुआ पति अपनी कोई बात पत्नी से कर रहा है, वो बैठी बैठी सुन रही है ना, ये बात कर रहा है, ये बात कर ही रहा है ना, वो उठ के सोने चली गई। क्या की? सोने चली गई। उठ के सोने चली गई, इसका बात नहीं सुना तो इसको गुस्सा आया न, गला घोंट दिया, उसको मार दिया। ये क्या साबित करता है? ये बात बताओ, बोलो क्या साबित करता है? बोलो। तुम सब ज्ञानी हो भाई तो अच्छी बात है। दूसरी एक घटना सुनाऊं, पेपर में आई थी, बैंक रॉबरी की। एक 17 साल का लड़का मास्क पहन के पूरे आईसीआईसीआई बैंक को ही लूट लिया पूरा। कितने साल का लड़का? 17 साल का। उस लड़के को जब पुलिस ने पूछा, उसकी पूछताछ निकाली, तो बच्चा बोल रहा है कि मुझे बैंक लूटने का ना तो आदत है ना मैं लुटेरा हूँ, मैं सिंपल एक घर गृहस्थी वाले परिवार का बेटा हूँ। लेकिन मेरे क्लास के हर बच्चे मुझे दांत बाहर निकला हुआ, दांत बाहर निकला हुआ, हिंजड़ा ऐसे चिढ़ाते थे। मैं भी आदमी हूँ, मर्द हूँ, ये साबित करने के लिए मुझे ये लूट करनी पड़ी। ये दो घटना में दो चीज है, व्यापारी हो तो समझ लेना। उस आदमी को ये पता है कि आज सोने गई हुई पत्नी कल सुबह उठेगी, कल भी मैं बात कर सकता हूं, ये उसको भी पता है। इस लड़के को भी पता है कि मैं हिंजड़ा बोलने के बाद भी हिंजड़ा नहीं हूं। इसने डाका डाला बैंक में ने, उसने गला घोटा। ये दोनों के पीछे दो विज्ञान है, इसको समझोगे तो ही व्यापारी बन पाओगे। पहला ये कि हर आदमी, पत्नी आज सोई हुई कल सुबह उठेगी नहीं क्या? सुनेगी नहीं तो कल सुना ले। लेकिन हर आदमी अपनी इंपॉर्टेंसी का प्रूफ चाहता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूं। अगर वो इंपॉर्टेंसी जहां दिखती नहीं है तो उसके दिल को जो आहत पहुंचती है
वो हर कुछ करने उसमें तैयार हो जाता है। उसी में एक चीज है गला घोंटना। आपका कस्टमर भी अपना इंपॉर्टेंसी चाहता है। अगर पूरी दुनिया इंपॉर्टेंसी चाहती है तो व्यापारी को पहले मेरा कस्टमर अपना इंपॉर्टेंसी चाहता होगा। ये ध्यान रखना सबसे बड़ा पॉलिसी है। जय गुरुदेव। वो कोई भी सामने आने वाला अपना इंपॉर्टेंसी चाहता है। नंबर 1, लड़के ने डाका डाला। क्या डाला? डाका। उसको कोई कुछ बोला, वो पसंद नहीं आया। इसका क्या कारण है पता है आपको? हर आदमी स्व प्रशंसा चाहता है। क्या चाहता है? स्व प्रशंसा। व्यापारियों बहुत ध्यान से सुन लो ये बात। हर व्यक्ति स्व प्रशंसा चाहता है, यानी खुद अपनी प्रशंसा करेगा और दूसरों से कुछ सुनना चाहता है तो वो भी अपनी प्रशंसा ही है। बस अपना मुंह खोलेगा तो ही क्या करेगा, और दूसरों से सुनना चाहता है तो भी क्या करेगा? खुद की प्रशंसा। हाँ, यही ह्यूमन साइकोलॉजी है। वो हर हालत में अपनी प्रशंसा और अपनी बड़ाई उसी में लगा रहता है। यही मनुष्य का जीवन है। वो खुद की ही प्रशंसा करेगा। मैं ऐसा हूं न, मैं किसी को बोल दूं मैं मेरे पास एक पक्का कंजूस आता था, अभी आता नहीं है, कब बेंगलुरु शिफ्ट हो गया। महाकंजूस था। कभी एक तिनका उठा के किसी को दिया हुआ नहीं, लेकिन उसको कह दो कंजूस तो मैं कंजूस, मेरे जैसा दानी कोई नहीं। कोई मानने तैयार नहीं अपना दुर्गुण, लेकिन सब अपनी प्रशंसा सुनना चाहते हैं। अगर आप किसी को अपने लिए धंधे में कोई कस्टमर बनाना चाहते हो तो पहले ये साइकोलॉजी जानना जरूरत है कि व्यक्ति प्रशंसा चाहता है। कौन कौन कपड़े के दुकान वाले हैं, कपड़ा बेचते हैं? देखो इतने लोग कपड़ा बेचते हैं। आजकल रेडीमेड का धंधा आ गया। हमारे रितेश भाई को खड़ाता हूं मैं। रितेश भाई जो है ना, वो खड़े हो रहे हैं। देखो अभी उनका पैंट का साइज पूछ रहा हूं मैं। क्या पूछ रहा हूं? पैंट का साइज। हाँ 38। मैं कपड़े का दुकान चला रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? कपड़े का दुकान चला रहे हैं। ये आ रहे हैं मेरे पास, मुझे पैंट बताइए। क्या बोल रहे हैं? पैंट बताइए। कपड़े वालों ध्यान रखो, आप चीज बेच रहे हो, लेकिन जो आप जिसको बेच रहे हो ना वो मनुष्य है तो प्रशंसा चाहता है। ये हर धंधे में निश्चित जायज होने वाली चीज है। भले जीएसटी आप बचा सकते हो, टैक्स चुरा सकते हो, चीजें ठगा सकते हो, लेकिन व्यक्ति प्रशंसा चाहता है तो उसको प्रशंसित किए बगैर उससे काम नहीं कर सकते हो। ये व्यापार में पक्की बात है, आप ये समझ लो। तो अब रितेश भाई इधर आइए, मेरे सामने आइए। हाँ, ये क्या लेने आए हैं मेरे पास? पैंट। उनको एक माइक दें। अब हम दोनों धंधा कर रहे हैं। मैं माल बेच रहा हूं, वो खरीद रहे हैं। भाई क्या चाहिए आपको? जीन्स चाहिए, एक पैंट चाहिए 38 कमर का। तुमको क्या चाहिए इतना ही पूछा, बाकी ज्यादा मत बोलो। जीन्स चाहिए तो 32 का ही होगा। 38 का। अरे आप तो लगते ही नहीं हो, आप तो मुझे 32 का लगते हो। इतने में काम पट गया, यही ध्यान रखिए। इतने में काम हो गया, वो आपके पास ही लेगा। वो वस्तु की अपनी खरीदी जाने वाली चीज के प्रति जितनी वो चिंता नहीं करता, इतनी चिंता उस डीलिंग में अपनी सम्मान की करता है। अब मैंने उसको कह दिया कि आपका 32 ही होगा, नहीं 30। अरे आप तो ऐसे लगते ही नहीं हो, आप तो बिल्कुल स्लिम लगते हो, 38 कैसे? आपको तो 34 ही आना चाहिए। गदगद हो गए। 2 पैंट दे दीजिए। हाँ, आप मुझे 2 पैंट दे दीजिए। ध्यान रखिए, आप जिससे भी मिलते हो बैठिए, उधर माइक वापस दे दो। देखो, किसी को इंपॉर्टेंसी देना आजकल धीरे धीरे कम होता जा रहा है। समय शिखर हम गए थे, पहाड़ में भिखारी बहुत बैठते हैं। तो मेरी इच्छा रहती है कि जब भी मैं समय शिखर यात्रा में जाऊं ऊपर, तो भिखारियों को कंबल बांटता हूं। लेकिन कंबल मैं खुद खरीदता हूं। साधु होके कंबल खरीदने जाए उसमें कोई शर्म नहीं आती। मैं सोचता हूं कि अच्छी चीज मैं खुद दे के लूंगा न दूंगा
तो मेरी आत्मा मुझे जरूर तारीफ करेगी। मैं इसलिए मैं खुद खरीदता हूँ। लेकिन मैं जहाँ ठहरते हैं श्वेतांबर कोठा, वहाँ कोठी के सामने ही कंबल की दुकान है, हम जाते हैं, मैं देखा कि वो लोग मोबाइल में ही बिजी रहते हैं और हम कुछ पूछते हैं तो उनको जवाब देने की भी इच्छा नहीं होती। हेलो हेलो करके वो 120 वो 120 वो 140, उसको ये भी मालूम है कि साधु महाराज है। कम से कम साधु के नाते नहीं तो एक कस्टमर के नाते भी रेस्पेक्ट कर सकते हैं ना। आप में हर आदमी ऐसा ही करता है। और आप अभी मेरी बात सुन के हाँ 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 सिर हिला रहे हो, अपने धंधे में सोचो, सामने आए हुए व्यक्ति को या फोन को आप किसको ज्यादा इज्जत देते हो? आप ही देखो, फोन में लगे रहते हो, दुनिया भर की पंचायती करते हो और सोचते हो कि पूरी दुनिया मेरी मुट्ठी में हो जाए। सामने वाले को इज्जत जब तक नहीं दोगे आप उसको अपने कस्टमर में बदल नहीं सकते, ये पक्की बात। जय गुरुदेव। इसका उदाहरण मैं बताता हूं, देखो 2 उदाहरण बताता हूं। उसको अपनी प्रशंसा चाहिए, नंबर 1, उसको अपनी इंपॉर्टेंसी चाहिए। वो हर व्यक्ति को हर एक को इंपॉर्टेंसी चाहिए। जब अमेरिका में अलग अलग कॉलोनियां बनने लगी, बाद में वही स्टेट बन गए। अभी जितने भी स्टेट हैं, उठा, कितने स्टेट है भाई? अलग अलग स्टेट है। उठा एक स्टेट है, अटलांटा एक स्टेट है, कैलिफोर्निया एक स्टेट है, से बहुत सारे स्टेट है। पहले एक इंग्लिश कॉलोनियां थी, तो बहुत सारी कॉलोनी बनने के बाद जनरल आकिल तोफ ने इंग्लिश किंग, जो इंग्लैंड का राजा था, उसको कहा कि अपने को एक नई कॉलोनी अमेरिका में बननी चाहिए। तो उस समय राजा ने कहा कि वहाँ ऑलरेडी बहुत कॉलोनियाँ हैं, सब अपनी है, कोई कॉलोनी की जरूरत नहीं है। तो नहीं, ये कॉलोनी की जरूरत है ही, अपनी इंग्लिश कॉलोनी एक होनी चाहिए। मैं जो बात कर रहा हूँ आज जॉर्जिया स्टेट के नाम से वो कॉलोनी है। मैं जिस कॉलोनी की बात कर रहा हूँ अमेरिका में, उसका नाम अब जॉर्जिया है। जॉर्जिया कॉलोनी की बात कर रहा हूँ। राजा ने कहा कि जरूरत नहीं है। तो जनरल ने कहा राजा को, 1000 कॉलोनी हो सकती है राजा, लेकिन आपके नाम से जब तक कोई कॉलोनी नहीं है, फिर 1,00,000 कॉलोनी हो के क्या फायदा? आपके नाम का एक कॉलोनी होनी चाहिए। सुनते ही राजा के कान खड़े हो गए कि कॉलोनी मेरे नाम की तब तो होनी ही चाहिए। तो जितने भी इंग्लैंड में जो टैक्स नहीं भर रहे थे, न फालतू घूम रहे थे, न इंग्लैंड में क्या है कि जब कोई काम धंधा नहीं हो तो गवर्नमेंट उनको रहने घर देती है, उनका खर्चा देती है, सब देती है। तो ऐसे जो फालतू लुच्चे जो घूम रहे थे उन सबको ले जाके इकट्ठा करके एक नया कॉलोनी शुरू किया, वही जॉर्जिया स्टेट है आज। अगर उस आदमी को अपना कुछ नाम होता दिखे तो 100% वो उसमें इंटरेस्ट लेगा ही लेगा। ये बिजनेस का सबसे बड़ा सीक्रेट है कि उसको उसमें, इसीलिए कृष्णगिरी में जल्दी कोई पैसा नहीं लगाता। आप कृष्णगिरी में किसी को पैसा लगाते नहीं देख सकते, क्योंकि हम ना तो किसी का सम्मान करते हैं न किसी का नेम बोर्ड यहाँ लगाते हैं। बाकी तो आप देखो मंदिरों में ट्यूबलाइट पर भी नाम लिखा है। किस पर? ट्यूबलाइट। पंखे में नाम लिखा है, वो घूम रहा है आदमी। किस में नाम लिखा है? पंखे पर। हाँ, मैं कई बार देखता हूँ कि 10 ट्यूबलाइट है, अंधेरा क्यों है? 10 के जलते हुए भी देखे तो ट्यूबलाइट में मानक चंद जी, चुन्नी लाल जी, मोतीलाल जी, शंकर लाल जी, भंवर लाल जी, तालेड़ा। अब इतना सारा लिख दिया तो उस ट्यूबलाइट से उजाला कहां से आएगा भाई? लिखा हुआ ही भरपूर है। आदमी नाम का भूखा है, अपनी इंपॉर्टेंसी चाहता है। इंपॉर्टेंसी कैसे चाहता है? अमेरिका में एक फॉरेन कंट्री के मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट दिया गया था। कोई भी फॉरेन कंट्री के मिनिस्टर आते हैं तो रिवाज है कि अपने कंट्री के कोई ऑफिशियल्स जाके उनको रिसीव करते हैं। ये जब किया तो कोई रिसीव किया नहीं और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को इसको खुद को ढूंढ के जाना पड़ा। और जो अपॉइंटमेंट टाइम था उसके 5 मिनट बाद तक इसको बाहर बैठ के वेट करना पड़ा। जब 5 मिनट होने के बाद इसने पूछा कि अभी तक मुझे अंदर क्यों ही नहीं छोड़ा जा रहा है, अभी थोड़ी देर में बुलाएंगे आपको। वो उठ के निकल गया कि मुझे ये जरूरत नहीं है मीटिंग की। वो निकलने के बाद पूरी अमेरिकन मीडिया जग गई एकदम कि भाई विदेश से कोई मिनिस्टर आया और उसको हमारे मिनिस्टर मिले नहीं तो वो गर्म होके चले गया। पूरा रात दिन मीडिया में वही चला कि अब हम इस कंट्री से हमारा रिश्ता बिगड़ने वाला है।
क्या 5 मिनट बाद मिलने से ये जो बाहर से आया हुआ व्यक्ति है इसको कोई खास फर्क पड़ता? लेकिन 5 मिनट तक मुझे रोक के रखा, मुझे इज्जत नहीं दिया। ये अपना आत्मसम्मान हर एक को चोट पहुंचता है, तब उसको जरूर उसके लिए कुछ करने के लिए मन विवश करता है। समझ रहे हो मेरी बात? तो आपके पास जो भी आ रहा है इन अंशों को लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है? अंशों। तो सबसे पहले व्यापारी हो तो अपना ये तिगड़मबाजी पहले बंद करना पड़ेगा कि ये बड़ा कस्टमर है, ये छोटा कस्टमर है, ये मेरे से हर बार लेता है, ये हर बार लिए बगैर वापस चले जाता है। जब आप वो नई लेने वाले को इंपॉर्टेंसी देना शुरू करोगे, आप क्या करते हो, ये लेता नहीं है तो वो जब भी आता है आपके चेहरे का एक्सप्रेशन बिगड़ता है कि नहीं? देखो, पक्का है कि नहीं? देखो कि भाई ये आदमी आता है, पूछता है, लेता नहीं है। वो सोचता है कि जब भी जाऊं दुकान वाला खड़ूस की तरह बात करता है, इससे क्यों लूं। आप सोचते हो कि कुछ लेता नहीं है तो इससे प्रेम से बात क्यों करूं। आप ध्यान रखो, जिसको आप इंपॉर्टेंसी दोगे उस जगह से आपको 100% फायदा होगा ही होगा। ये पहली बात है। वो छोटा हो के बड़ा हो के पैसे वाला हो के गरीब हो के, आप तिगड़मबाजी और भेदभाव करते हो कि नहीं? देखो देखो, बोलो, थोड़ा मुझे बताओ भाई। हाँ, किसने कहा कि भाई वो जिंदगी भर तुमसे कुछ नहीं लेगा? 18 बार आया हुआ गजनी मोहम्मद 18वीं बार सोमनाथ से दुनिया भर का लूट के ले गया, तो आपका कस्टमर 18वीं बार आपके पूरा दुकान खरीद सकता है। ये सोच क्यों नहीं आता? जय गुरुदेव। देखो, बिजनेस करने वाले जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो अपनी कस्टमर ग्रोथ की बात करते हैं, अपने सेल टारगेट की बात नहीं करते। आप में कोई भ्रम हो कि मैं इतना बेच दूं, इतना ऐसे कर दूं, इतना ऐसे कर दूं, इतना काम कर दूं, इतना पैसा कमा लूं। कल मैं सुबह बोला ना, एक वृक्ष को बराबर सिंचाई करें, कटाई करें, दवाई डालें आम के वृक्ष को, तो ऋतु आवे तो क्या आएगा? फल। बहुत आम आ जाएं, बहुत आम आ जाएं, ऐसे चिल्लाते रहें तो आम आएगा नहीं। और वृक्ष की सिंचाई, कटाई, दवाई आदि बराबर करें तो बिन मांगे भी क्या आएगा? पैसा आम ही है, बिल्कुल पैसा आम ही है। कस्टमरों को संभालने की कला जिसको आ गई, ऋतु आए तो उन कस्टमरों से पैसा ही पैसा आएगा। यही धंधा। जय गुरुदेव। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? अपने कस्टमर को इंपॉर्टेंसी देनी चाहिए। सबसे पहली बात, आप अपने कस्टमर को इंपॉर्टेंसी देंगे तो उसको वो मालूम पड़ जाएगा कि ये इंपॉर्टेंसी दे रहे हैं। देखो, सीधी बात है, एक कॉन्ट्रैक्टर अपने गांव से किसी सिटी में जा रहा है, उसका रोड कॉन्ट्रैक्ट का काम है। वो सिटी में जाएगा तो कहीं भी जाए वो क्या देखेगा? बोलो। हाँ, रोड। अब इसकी पत्नी भी साथ है, ये भी रोड और गलियां, उसके सीमेंट की क्वालिटी और वो वहां गिट्टी मिट्टी का रैंक ये चेक करती जाएगी। सही है? तो वो औरत क्या देखेगी? साड़ियां, चूड़ियां, कहाँ क्या मिल रही है, यही तो देखेगी। उनके साथ एक बच्चा जा रहा है, साथ में एक बच्चा, एक बीबी, एक आदमी है। अब ये बच्चा क्या देखेगा? खिलौने, खिलौने, चॉकलेट। तो आप समझ क्यों नहीं रहे हो कि व्यक्ति अपनी इच्छा की चीज पर ही नजर डालता है, बाकी चीजों पर नजर नहीं डालता है। तो आप जो कस्टमर पर बराबर नजर डालोगे तो उसको लगेगा कि मैं इनका इंपॉर्टेंट चीज हूं, इसीलिए ये मेरे ऊपर नजर डाल रहे हैं। बहुत सीधी बात। जय गुरुदेव। क्योंकि हम जिस पर नजर डालते हैं वो हमको जरूरत हो तो ही डालते हैं। यही साइकोलॉजी है। जरूरत नहीं है उस पर डालते नहीं। आप हर कस्टमर से समान बात करते हो क्या? एक सरी का व्यवहार करते हो क्या? लेकिन जब हम हर एक को इंपॉर्टेंसी देने लगेंगे, हमारा हुनर इतना तगड़ा हो जाएगा कि आप रेगिस्तान से भी पानी निकालने की कला सीख लोगे। उसके बाद जय गुरुदेव। जब तक वो नहीं होगा
हमारे पास बिजनेस संबंधी बातों में इतने भ्रम हैं जिसको हम सोच भी नहीं सकते, इतना भ्रम है हमारे पास। देखो, आपको कोई भी देख के हंसता है, आपको पूछ रहा हूं, आपको कोई भी देख के हंसता है, वो सच में हंस रहा है कि झूठी हंसी हंस रहा है, ये आप पहचान पाओगे कि नहीं? कौन कौन पहचान पाएंगे? वो सब हाथ ऊंचा करो जो हम पहचान पाएंगे, वो हाथ ऊंचा करो बराबर जल्दी। बाकी लोग पहचान नहीं पाओगे, झूठी सही हंसी को पहचान नहीं पाओगे, आप सब पहचान नहीं पाओगे। कोई झूठा हंस रहा है कि सही हंस रहा है, कौन कौन पहचान नहीं पाएंगे? वो सब हाथ ऊंचा करो। असंभव है, हमारी आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी नाटक करें तो तुरंत हम पकड़ सकते हैं। ये कहने का कारण इसलिए है कि आपकी हंसी की क्वालिटी से आपकी स्तर को आपका हर कस्टमर पहचान रहा है, ये ध्यान रख लो आप। जय गुरुदेव। आप आजकल जो यूं एयर होस्टेसों हंसती है, देखते ही मालूम नहीं पड़ता कि पैसे के लिए हंस रही है। कोई भी एयर होस्टेस उतरो तो भी हंस रही है, न चढ़ो तो भी हंस रही है। बिल्कुल किसी को भी देखो जैसे पर्स का जिप खुल रहा है न बंद हो रहा हो, जैसे पर्स का जिप खुल रहा है बंद हो रहा है, उसमें कौन से सेंस की जरूरत है? करती रहती है। अच्छे से मालूम है कि इसको सिखाया है, ये सिखावटी हंसी हंस रही है। तो जिस कस्टमर को भी देखते ही आप अंतर दिल से सच्ची भाव से हंस के उसका स्वागत कर सकते हो तो 100% एक आप नया कस्टमर पा सकते हो, इसमें कोई डाउट ही नहीं। और आप पहले हंस भी नहीं पाओगे क्योंकि इतने दिन से सच्ची हंसी हंसे ही नहीं हो ना, इतने दिन उनको फंसाने की हंसी हंसे हैं हम। आज तक जो भी हंसी हंसे हम उनको फंसाने के चक्कर में ही हंसे, वो उनका हार्ट को टच नहीं करेगा। जो आप फंसाने के लिए जिसको भी देख देख के हंसते हो, उल्टा उनका दुख, आपके प्रति उनका सम्मान घटता है। मैं मेरे सामने आके जो भगत ऐसे ऐसे करते हैं, एक क्षण में समझ जाता हूं कि इनका ये क्या नाटक है। खाली ज्यादा भी टाइम नहीं लगता, एक चुटकी बजाने के टाइम में ये काम निकालने आया है कि ये सच्ची भक्ति है कि क्यों नहीं जान सकते भाई, एकदम बिल्कुल मालूम पड़ता है। हाँ, अभी आप लोग ये व्यापार वृद्धि शिविर में आए हो कि व्यापार वृद्धि हो जाएगी, धन बढ़ जाएगा। अब इसमें मैं कैसे मान सकता हूं कि मेरे भगत है? बोलो, इसमें भक्ति का क्या काम है? क्या लेना देना भक्ति का? ये तो आपका धंधा बढ़ाने, आपका हुनर बढ़ाने आप आए हो। इसमें मेरे भगत भी होंगे, वो मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन इस शिविर में मेरे भक्त होंगे मैं एक्सपेक्ट करूं तो मैं पागल ही तो हूं। हाँ, आप ये ध्यान रखिए कि दुनिया आपसे इंपॉर्टेंसी चाहती है। क्या चाहती है? इंपॉर्टेंसी। उसमें पहली इंपॉर्टेंसी है कि आप अच्छे से मुस्कुरा के उनका स्वागत करें। सबसे पहले, आज तक आपने ऐसे दिल से हंस के किसी का स्वागत किया? भाई आप आइए, आप ही मेरे सब कुछ है। हम क्या करते हैं? देखो, हम क्या करते हैं, अपनी चीज का प्रभाव उस पर डालने की कोशिश करते हैं। हाँ, हम क्या करते हैं? बोलो, सच्ची बात बोलो। कौन कौन है व्यापारी? सब यूं ढीले क्यों पड़ गए हो? सच थोड़ा यूं झटका दे रहा है या क्या है? क्यों ढीले क्यों? नींद आ रही है? क्या है? हाँ, मैं आपको पूछ रहा हूं। क्या पूछा बेटा मैंने? अपनी चीज का प्रभाव डालने की कोशिश करते हैं। आप अपनी चीज का प्रभाव डालने की कोशिश करते हो कि नहीं? इसको आप मैं जो भी सवाल उठाता हूं अपने पर लागू करके देखो। आपको लगे कि कोई अपनी चीज का आपके ऊपर प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है तो आपको कैसे लगेगा? बोलो, अच्छा बुरा क्या? अरे तू क्या मेरे ऊपर अपना जोर दिखाए, मुझे पसंद हो तो लेंगा, ये बात है। अच्छा लगे बुरा लगने की इसमें कोई बात नहीं है। तू 1000 प्रभाव डाल भाई, मेरे को पसंद हो तो ही लूंगा, ये तुम सोचोगे कि नहीं? बिल्कुल। इसमें अच्छा लगने बुरा लगने की क्या बात है?
तेरा प्रभाव मेरे ऊपर चलने वाला नहीं है रे 30 मार खान, ये सोचेंगे कि नहीं? जी बाबा। ये बात है। जब आपको मालूम पड़ रहा है कि दूसरा प्रभाव डालने की कोशिश कर रहा है, तो उस प्रभाव के चंगुल में फंस जाएं, इतने भोले आप नहीं हो तो आपका कोई कस्टमर भी नहीं है कि आप में फंस जाएं, ये पहले ध्यान रख लो। जय जय गुरुदेव। आज से अपने चीजों का प्रभाव किसी पर डालने की कोशिश बंद कर दो, क्योंकि जब आप किसी पर अपनी एनर्जी या फ्रीक्वेंसी को पुश करते हो तो वो ज्यादा बैक होने की संभावना होती है उसमें। आप कभी भी अपनी चीजों का महत्व, मैं कभी मेरे मुंह से कृष्णगिरी ऐसा है, मेरा तीर्थ ऐसा है, चीजें ऐसी है, कोई बोलते सुना आपने? आप मेरे पास आके चमत्कारी तीर्थ है, बहुत शक्ति है, ऐसे आप आते हो कि मैं आपको फिशिंग कर रहा हूं? हम आते हैं। हाँ, क्योंकि मैं तरीका जानता हूं कि जिस चीज में सत्य होगा उसको किसी पर दबाव डालने की जरूरत ही नहीं है। जय जय गुरुदेव। और दबाव डाला जाएगा तो पहचाना जाएगा कि इधर कोई दबाव डाला जा रहा है। जो व्यापारी हो, ध्यान रखो, अपने प्रोडक्ट का प्रभाव दिखाने की कोशिश मत करो। फिर कैसे लोगों को अट्रैक्ट करें महाराज? जब मैं प्रभाव ही नहीं दिखाऊंगा, कुछ भी नहीं बोलूंगा, तो मेरा चीज कैसे बिकेगा, मेरा काम कैसे होगा? ये सवाल आता है कि नहीं? किसको आया ये सवाल? सभी को। 2-4 कोई आ रहा है, बाकी किसी को आया नहीं। ध्यान रखो, आपकी चीज के प्रति आप प्रभावित हो जाओगे तो आपके प्रभावित होने की जो खुशी और शक्ति का एहसास जो है, सामने वाले को खुद ही प्रभावित करेगी। यही नियम है। आपको खुद को प्रभावित होना पड़ेगा। दुनिया को प्रभावित करके कोई फायदा नहीं है। कपड़ा बेच रहा है, मेरा कपड़ा, कोई बोल सके खोटा हो तो देखूं, ये जब आ जाएगा, हम लोग कैसे छाती ठोकते हैं, अरे तू क्या पद्मावती के पास जाता है, पद्मावती इधर ही है, मेरे में और पद्मावती में कोई फर्क बता दें फिर देखो। ये 100 बार कहता हूं, क्यों? मेरे प्रोडक्ट का प्रभाव मेरे ऊपर पहले है, दुनिया में अपने आप आएगी। वो प्रभाव दुनिया में बाद में अपने आप आएगी। तो प्रोडक्ट का प्रभाव डालने जाएगा तो कस्टमर बैक होगा। जिस दुकान में भी मक्खियां उड़ रही है या घूम रही है, तो निश्चित वो लोगों को फिशिंग करने की कोशिश करता रहता है हरदम, और खुद ही अपने ब्रांड पर प्राउड रहता है। आपका प्राउड, आप किसी चीज को खाते हो, देखो समझो, एक सैंपल, कृष्णा स्वीट का मैसूर पाक मैं खा रहा हूं, मेरे सामने संकेश खड़ा है, ऐसा क्या गुरुदेव को पसंद आ गया? देखेगा तो सही, क्या देखेगा मेरी थाली में? हाँ, क्या दिखेगा? मैसूर पाक। मैसूर पाक। तो मेरे बाप को अगर इतना पसंद आ गया कोई चीज, तो एक टुकड़ा तो मुझे खाना चाहिए, ये उसमें नहीं आएगा। बिल्कुल। तो पहले बाप को पसंद आना, जो चीज का ओनर है उसको अपना प्रोडक्ट इतना पसंद आना कि कस्टमर उसको लेने के लिए वो एक टुकड़ा तोड़ने के लिए तड़पे। यही बिजनेस। जय जय गुरुदेव। तू तड़पने जाए कि उसको तड़पाए, ऐसा मैसूर पाक है मेरा खा ले, ऐसा मैसूर पाक है, वो सोचेगा कुछ जहर मिलाया होगा, मेरे को खिलाने आ रहा है, कुछ जहर मिलाने रखा होगा, मेरे ऊपर जबरदस्ती कर रहा है। इसके मुंह में तो वो मैसूर पाक दिख नहीं रहा है, और मेरे ऊपर क्या चढ़ रहा है। यू शुड प्राउड अबाउट योर प्रोडक्ट, देन ऑटोमेटिकली इट विल हिट द कस्टमर्स माइंड। वेरी सिंपल है बिजनेस। आप जो काम करते हो उस काम का उत्साह और उस काम का गर्व पहले आप पर आना है। वो किसी पर थोपने जाओगे तो काम नहीं आएगा। वो काम का गर्व आपको आना कि मैं ऐसे करता हूं, मेरा काम ऐसे होता है। आप उन लोगों से लैंड खरीदते हो, प्लाट खरीदते हो, जो बोलता है कि मैं 40 साल में कभी 10 रुपए से ज्यादा 1 स्क्वायर फीट का नफा नहीं रखा। जब मूछ मरोड़ के गर्व से वो बोलता है, ज्यादा पूछने की बाद में हम में हिम्मत नहीं होती, हम गुपचुप उनसे चीजें खरीदते हैं।
तो आपको ही अंदर मालूम हो कि मैं खोखले चीजें बेच रहा हूं तो आप में प्राउड आ भी नहीं सकता। इसलिए सदा बिजनेस ईमानदारी भी मांगता है। आज मैं आपसे निवेदन भी करूंगा, कोई खोटा काम करके खोटी चीज करके बड़ा बनना चाह रहे हो, जरूर खड्डे में पड़ने की तैयारी रख रहे हो। ये ध्यान रख लो, बिजनेस नफे की ही बात नहीं है, नाम की भी बात है। और नाम से 7 पीढ़ी तक जीना है, उस बिजनेस में प्रॉफिट के साथ ईमानदारी भी होना जरूरी है। जय जय गुरुदेव। जिस जगह ईमानदारी नहीं होगी वो कभी लंबा समय तक टिकेगा नहीं। वो कस्टमर 1 दिन ठग सकता है, 2 दिन ठग सकता है, तीसरे दिन नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा। हम आजकल नई फिलॉसफी लिए हुए हैं, कुछ भी करो लेकिन पैसा कमा लो। हमारे पास यही तो नियम है, देखो है कि नहीं? बोलो, कुछ भी करो पैसा कमा लो, सुखी नहीं रहोगे। मैं आपको बता दूं, कर्म रिटर्न होता है। क्या होता है? रिटर्न। कैसे? हमारे जीवन में हमने कुछ भी किसी को किया, वो उनसे वापस आना ये जरूरी नहीं। हम हरदम कोसते हैं, इस नालायक को मैंने समय पर 5000 उधारी दिया, ये मुंह फिरा के चले गया, ये इस आदमी को मैंने दुख में हेल्प किया, ये बाद में मेरे टाइम पर काम नहीं आया। ऐसे हर बार आप किसी न किसी को उंगली करके बोलते रहते हो कि नहीं? देखो, बोलो। तो आपको एक बात बता दूं, आज से ये बराबर समझ लो, आज से वो कभी किसी के ऊपर उंगली मत करना। ये प्रकृति का नियम है। आपने किसी को भी कुछ अच्छा करके मदद किया तो प्रकृति उसका जवाब जरूर आपको देगी, लेकिन वो उसी व्यक्ति से आना कोई जरूरी नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि उसी व्यक्ति से वापस आपको उसका जवाब आएगा। इसका सही उदाहरण मैं आपको बताता हूं। ये देखो, ये राजू भाई सोनी बैठे हैं, मेरा सिद्धू चाट रहे हैं उसको। खाली गाय बछड़े को नहीं चाटा, बाकी सब कर दिया उन्होंने। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो बेटा अपने बाप को उतना प्यार देगा, क्योंकि कोई भी बेटा बाप को उतना प्यार नहीं दे पाया जितना बाप ने बेटे को दिया। तो फिर हम क्यों प्यार करें? अरे नालायक, तू बेटे को जो प्यार कर रहा है, बेटा प्यार करेगा भविष्य में मैं बूढ़ा होऊंगा तो ये सोच के कर रहा है, ये तेरा गलत भ्रम है। क्योंकि तू जो प्यार कर रहा है, उस पार का प्यार तेरे बाप से तू पहले ही ले चुका है। लिए हुए प्यार का रिटर्न कर रहा मेरे बच्चे। तू क्या अभी प्यार कर से उससे मांगेगा? हर बाप बेटे को प्यार करता है, लेकिन बेटे को कोसता है कि बेटा मुझे वापस प्यार नहीं किया। वो बाप भूल जाता है कि मैं तो लिए हुए असल का ब्याज चुका रहा हूं, मैं मेरे बाप से पहले प्यार पा चुका हूं। सब कहते हैं ना कि हम माँ बाप को प्यार नहीं कर पाते, माँ को भी कर नहीं पाते, बाप को भी कर नहीं पाते। लेकिन ध्यान रखना, हमारे माँ बाप से हमने वो पहले ही पा लिया जो अब आगे दे रहे हैं। तो प्रकृति हमारी चीजों का हिसाब बराबर रखती है। आप किसी का सहयोग करने में कभी हिचकिचाना मत के। आजकल दुनिया बिगड़ गई, सब नमक हराम है, किसी के लिए कुछ करेंगे ऐसा सब सोचता तो मैं आपके लिए इतना चिल्लाता क्यों? जय जय गुरुदेव। ये प्रकृति जरूर मुझे मेरे सदकर्म का फल देगी, मुझे विश्वास है। आपके द्वारा नहीं दे तो क्या, ईश्वर देने वाला है, तो मुझे लेने की चिंता ईश्वर से ही रखनी है, आपसे नहीं। आपसे काहे की चिंता रखूं भाई? तू क्या देगा ना मैं क्या ले लूंगा? मैंने पद्मावती के ये भ्रुकुटी के बाल बाल गिने हैं, तू क्या चीज है मेरे सामने? जय गुरुदेव। तू क्या दे देगा ना क्या ले लेगा मेरे से? तो आपको ये ध्यान रखना है जरूर कि शुभता का जीवन जीना है। क्या जीवन? शुभता का जीवन। अभी शुभता का जीवन नहीं है, अभी शुभता का कहाँ जीवन है? लपेटने का जीवन है। किस कैसे लपेटूं, उसको कैसे लपेटूं, इसको कैसे लपेटूं, इन चीजों को कैसे लपेट लूं, इसके सिवाय आपके पास कुछ नहीं है। यहाँ कृष्णगिरी जा रहे हैं, साधना में जा रहे हैं, तो भविष्य में और लपेटने मिलेगा, यही चक्कर से आए हैं।
कि और थोड़ा लपेटने मिलेगा, अच्छे से ध्यान रखना मेरे बच्चों। ये पद्मावती बहुत धन देती है, बहुत सुख देती है, तो साथ में सद्गुण भी देती है। आपको नालायक बना के भेजने वाली नहीं है। तू सोचे कि नालायक बन के जीवन का मजा लेता रहूंगा, इतने आसानी से आपको नालायक रहने नहीं देगी। वो सब कुछ देगी, साथ में संस्कार भी देगी, ये उसका कर्म है। जय जय माँ। गुरु वही करते हैं। मैंने जितनी लक्ष्मी पूजा, लक्ष्मी साधना कराई, दुनिया में कोई नहीं कराया होगा, लेकिन मेरे पास आए हुए जितने संस्कारी बने, उतने किसी साधु के पास बने भी नहीं होंगे। जय जय गुरुदेव। तो आपको मैं बता रहा हूं, जिन जिन को बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए एक विश्वास की जरूरत है। किसकी जरूरत है? विश्वास। जो जो आपके पास नहीं है, ये बात है, जो आपके पास नहीं है। देखो, आपको एक सही बात बताता हूं। जो भी यूं आप जैसे यूं एकदम यूं छाती तान के आता हो, तो समझना, साइकोलॉजी बोल रहा हूं। जो वट से आते हैं ना, आपने देखा वट से आने वाले? किसने देखा? आप खुद ही हो वट से आने वाले। जितने ये वट से आते हैं ना, अंदर से खोखले हैं। वो अंदर से खोखले होने के कारण ही बाहर वट दिखा रहे हैं। जिस दिन अंदर से मजबूत हो जाएंगे, दुनिया बिना वट दिखाए ही उनको नमस्कार करेगी। लो भाई, हाथ जोड़ता हूं। जय जय गुरुदेव। अब आपको दुनिया को नमस्कार कराना है, इसलिए आप जोर मार के वट दिखाते हो। असली में जिसमें वट है ना, उसके सामने दुनिया आएगी तो खुद ही प्रणाम करेगी कि आपको नमस्कार। तो उसको कोई वट दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप समझ रहे हो ये बात? एक खोखली वट है। जो भी आपकी बात सुन के गुस्से में आ जाता हो, क्या तुमने मेरे को रेस्पेक्ट, कभी कभी आपका ऐसा हुआ होगा, किसी के साथ इंटरेक्शन हुआ, वो तुरंत कहता है कि तुमने मुझे रेस्पेक्ट नहीं दिया, मैं उठ के जा रहा हूं, तुमने मुझे बराबर रेस्पेक्ट नहीं दिया, मैं कौन हूं मालूम नहीं है तुम, मैं उनसे बैठता हूं, इनके साथ उठता हूं, उनके साथ रहता हूं। ऐसी बात तुमने भी सुनी होगी जीवन में, कोई ना कोई तो तुमको बोला होगा। ऐसे कोई बोला ना, तो समझ लेना, ये जो बोलता, मैं इनके साथ उठता बैठता हूं, इनके साथ खाता पीता हूं, इनके साथ रहता हूं, जो बोल रहा है ना, अंदर से डरा हुआ खोखला आदमी है। इसलिए बाहर से खुद को साबित करने की कोशिश करता है। शेर को मैं शेर हूं साबित करने की जरूरत नहीं, उसका दहाड़ ही काफी है कि मैं शेर हूं। जय जय गुरुदेव। उसका दहाड़ ही काफी है कि वो बोलने नहीं जाता कि मैं शेर हूं, तू नीचे झुक, नहीं तो मैं कौन हूं मालूम है, मैं उठ के चले जाऊंगा। शेर उठ के जाता नहीं है, पिंजरे से मारता है पकड़ के। उठ के कौन जाता है? आप अंदर से देखो। आज जो बात है, क्लियर करने का दिन है। क्या दिन है? क्लियर करने का, स्पष्ट करने का दिन है। अंदर से अपने आप को कमजोर और अधूरे मानते हो कि नहीं, क्लियरली बता दो। 100 झूठ में एक झूठ और मत जोड़ो। अब खुला अपन बात कर लेते हैं, इसी में दोनों का फायदा है। वकील भी बैठे हैं न, क्लाइंट भी बैठा है। खुला बोलेगा तो मैं केस लड़ पाऊंगा न, तू जीत पाएगा, और झूठ करता रहेगा तो तेरे केस में तू ही फंसने वाला है। सीधी बात। जय जय गुरुदेव। अब तू मुझे बता दे, तो अंदर से अपने आप को अधूरा, तू कितना कमाया वो छोड़ ले, तेरे पास कितनी गाड़ी, मैं जानता हूं तेरे पास 3-4 गाड़ी भी होगी। बात गाड़ी की और तेरी संपत्ति की नहीं है, बात तेरे अंदर में तू खुद को क्या महसूस करता है इसकी है। तेरे पास कितनी भी चीज हो जाए, उससे क्या लेना देना। बहनों, अंदर से कहीं कमजोर महसूस कर रही हो कि नहीं, देख लो। हाँ, सब बहनें सीधी हैं, सबने हाथ उठा लिया। तुम लोग अधूरे और कमजोर महसूस कर रहे हो कि नहीं, देखो। इसी को सफाई करने का ये शिविर है, जो 10 करोड़ दो तो भी हो नहीं सकता। जय जय गुरुदेव। ये शिविर उसी लिए है कि हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट को हम अच्छी तरह महसूस कर पाए। अभी हमारे पास पूरी दुनिया के लिए रेस्पेक्ट है, हम झूठा रेस्पेक्ट क्यों ना करें। मैं जितना खुला डांटता हूं, तुम किसी को बोल सकते हो क्या?
क्योंकि तुम झूठा रेस्पेक्ट दे रहे हो, मैं सच्चे में उनको रेस्पेक्ट दे रहा हूं सुधारने के लिए, इसलिए डांट रहा हूं। तुम मालूम है कि वो अधूरे हैं तो भी उनको रेस्पेक्ट दे रहे हो, तो उनके अधूरेपन में तुम और सहयोग कर रहे हो, और मैं उनको डांट के उनके अधूरेपन को सुधारने की कोशिश करता रहता हूं। असले में कौन सही है देखो। तो आप अपने आप में कहीं खुद को, कितना बड़ा आदमी मैंने देखा मेरे जीवन में भाई, कितने बड़े बड़े आदमी, 30,000 करोड़ के आदमी, 50,000। मैं हपटाउन के हेमंत भाई को मुंबई में कितने हजारों करोड़ के लोन में फंसे देखा। ये जो MCDX का जिग्नेश भाई को देखा, सब मेरे पास आए दुनिया भर के लोग। तो मैंने देखा कि अंदर से वो चिमनियां बक बक करती है। क्या करती है? बक बक, सब बक बक करती है। तो आपकी चिमनी कौन सी हवा में नहीं बकबक करे, ऐसी कोई विशेष चिमनी है? चिमनी को धुआं बाहर जाने के लिए खुलापन जरूरी है, और खुलापन जरूरी है तो अंदर हवा लग जाती है तो बकबक करती है। दोनों तकलीफ है। बंद करोगे तो चिमनी बुझ जाएगी, खोलोगे तो बकबक करेगी। संसार में रहोगे तो अधूरे महसूस करोगे, और संसार को दबाने के चक्कर में जोर मारते रहोगे। यही तुम्हारा जीवन है कि नहीं? देखो हमारे सेल्फ रेस्पेक्ट हाई लेवल में हो। आत्म छवि, क्या चीज? आत्म छवि, सेल्फ इमेज कहते हैं। आप बाहर एक देखो, हमारे पास 3 इमेज है, आज अच्छे से समझ लो। कितने इमेज है? 3। एक आप जो हो वो इमेज है कि नहीं? जो हम जो हैं रियल में, वो हम ही जानते हैं, और कोई नहीं, हमारे सिवाय कोई, आपकी पत्नी भी नहीं जाने। ऐसा एक आपका सेल्फ इमेज है कि नहीं? देख लो। एक तो आपका जो हो वो इमेज, एक आप जो दिखा रहे हो वो इमेज। एक तो हो वो इमेज, लेकिन दिखाते कुछ अलग ही हो कि नहीं, ये दूसरा इमेज। और दुनिया आपके बारे में सोचती है, वो तीसरा इमेज। 3 है। आप जो दिखा रहे हो उसी को मान ले। मेरा भाई अभी कहता ही रहता, रितेश कह रहे, वो आदमी इंदौर में ऐसे उसको थूक रहे हैं लोग, वो तो उधर मूछ मरोड़ के घूम रहा है, क्योंकि वो दिखाना चाहता, वो इमेज अलग है, वो जो असली इमेज है वो अलग है, और दुनिया उसके बारे में जो सोचती है वो इमेज अलग है। 3 इमेज है। बड़ा कठिन काम है ये। आपके अंदर खोखलापन जब तक रहेगा, अधूरापन जब तक रहेगा, जब तक आप पूर्णता की समृद्धि को आकर्षित कैसे कर पाओगे भाई? क्योंकि मटेरियल अट्रैक्ट्स द मटेरियल का लॉ से ही दुनिया चलता है। आप अधूरे हो। अभी आपने मान लिया हम अंदर से थोड़े कमजोर, अधूरे महसूस करते हैं। महसूस करते हो क्या? वकील से सच बोलो, सिर हिलाओ। जो सिर नहीं हिला रहे हैं वो सब बहुत मजबूत है, उनको गेट से बाहर निकाल रहे हैं। हाँ निकाल। सिर हिलाने में भी जिनको जोर आए उनको इधर क्या काम है? मैंने चीज के पैसे लिए, यंत्र के, मेरे बोलने के थोड़ी फीस लिए। मेरे बोलना किसके पास बोलना वो मैं तय कर सकता हूं, उसके राइट्स मेरे पास है। जय जय गुरुदेव। तुम कोई चीज नहीं हो कि मैं बोलूं न तुम बैठे ही रहोगे, धक्का मार के निकाल दूंगा मैं। किस किस को अधूरापन लग रहा है, न डर लग रहा है? अब देखो, आज आपको असलियत बता दूं, अधूरी शक्ति कैसे पूर्ण समृद्धि को आकर्षित कर सकती है। अधूरी शक्ति कैसे पूर्ण सुख को आकर्षित कर सकती है। Material attracts the material means dog continuously attracts the dogs, elephant continuously attracts the elephants। तो अधूरी शक्ति क्या अट्रैक्ट करती होगी? अधूरी शक्ति। इसीलिए आपके पास थोड़ा थोड़ा आता है, कम कम आता है, थोड़ा थोड़ा हो रहा है, तो उसका असली सच्चाई आज मालूम पड़ गई कि उसका कारण क्या है। कभी ये सोचा है कि हमारे अंदर कुछ अधूरा है जो बाहर से सब चीज को अधूरा ही रखता है मेरे जीवन में? समझ रहे हो ये बात? ये बहुत बड़ी शक्ति का फिलॉसफी है। जब आप अंदर से एटर्नली इनर
इंटरनली फुलफिल हो जाओगे तो बाहर से बाढ़ की तरह सब आएगा, पैसा, सुख, शांति, माल, मसाला। जय गुरुदेव। अंदर से देखो एक बात, अगली बात, एक तो अधूरे महसूस कर रहे हो, मान लिया, सबने मान लिया, क्योंकि अभी बोला कि बाहर निकालूंगा तो थोड़ा तो डर आया। दूसरी बात, अंदर से कमजोर भी हैं, अंदर से डरे हुए भी हैं। सबसे बड़ी बात बोलूं तो आप हिल जाओगे। आपने जो गुप्त रूप से काम किए हैं अपने जीवन में, जिसको कोई नहीं जानता, ऐसे सबके पास ये काम तो है ही। किसी के 2, किसी के 4, किसी के 6, किसी के 16, किसी को 1600, लेकिन हर एक के पास अपने जीवन में बाहर किसी को ना बोल सके ऐसी कोई बात तो है भाई, मान लो। मान रहे हो? हाँ, तो आपको सता नहीं रहा है। देखो, आपको अंदर से वो मैं खोटा हूं, मैं खराब हूं, ऐसे आपको अंदर से किसी प्रकार से यूं घायल नहीं कर रहा है। वो जो घायल कर रहा ना अंदर, वही बाहर से आपको सुख नहीं आने दे रहा है। सीधा ध्यान रखना, आपका प्रयास क्यों जा रहा है बेकार, आपका मेहनत क्यों जा रहा है बेकार। अंदर के आपके अपराध बाहर के चीजों को ब्लॉक करता है। एक बहुत बड़ा दीवार खड़ा हो जाए, इस तरफ से चाहे जो लोग मिलने आने की कोशिश करें, किससे मिल पाओगे? आपके अंदर के अपराध, आपके अंदर छुपी हुई बातें। अपराध भी नहीं, अपराध तो कोई भी करेगा, मनुष्य जन्म लिया है तो अपराध करेगा, लेकिन वो अपराध का बोध आपको भार बन के सता रहा है। वो रोज सताता नहीं है, रोज उसके पीछे कोई रोटी बनाना भूल के रो नहीं रहे हैं, लेकिन वो एक भार बन के अंदर से एक दीवार खड़ा तो कर ही दिया है। हर बार अपने बारे में सोचते हैं तो अपने को अंदर में कुछ न कुछ थोड़ा यूं अटपटा महसूस होता है कि नहीं, चेक करो, कुछ अटपटा महसूस हो रहा है कि नहीं। जब तक वो अटपटा महसूस होता रहेगा, तुम्हारे जीवन में तुम जो चाहो उसको पा ही नहीं सकते हो। यंत्र पूजा कर लो, मंत्र पूजा कर लो, गुरु जी का आशीर्वाद ले लो, जो भी करो, ये दीवार जो है उन सभी आशीर्वादों को आने से रोक रहा है। महाराज जी, कभी ये बात तो हमने सुना ही नहीं, सोचा ही नहीं। आपने बहुत बड़ा बॉम्ब डाल दिया हमको यहाँ बुला के। अरे बॉम्ब नहीं डाला है, उस दीवार को हटाने का तरीका मैं जानता हूं। जय जय गुरुदेव। और कोई नहीं जानते कि ये दीवार कैसे हटेगी। ये बहुत सूक्ष्म बात है। संत होते तो रामायण करते, महाभारत, देवी भागवत, शिव पुराण, जैन आगम की बातें। मैं वो कुछ नहीं, मैं आपकी बात करना चाहता हूं। जय जय गुरुदेव। मुझे आपकी बात करनी है, क्योंकि मुझे राम जी को याद नहीं करना है, राम के आदर्श को आप में भी लाना है। जय जय गुरुदेव। आपको कहीं सुधारना है, आपको श्रेष्ठ बनाना है। अब देखो, आप सबको मैं पूछता हूं, थोड़ा इसको सोचने में कोई गलती नहीं है, क्योंकि बीमारी मालूम पड़ जाएगी तो दवाई भी निश्चित उसकी होगी कि नहीं। अब बीमारी मालूम नहीं पड़ रही है, अंदर है बीमारी, तकलीफ दे रही है,